वेल जी, कमेंट है कि जो रिसेंट अभी कश्मीर का सारा मामला हुआ उसमें आपकी क्या राय है? जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है या जो भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है उसके ऊपर तो यकीनी तौर पर कोई ऐसा चीज़ है नहीं जिसमें बहुत सारी बात की जा सके। लेकिन मैं बीइंग अ पाकिस्तानी एक चीज़ को ज़रूर कंडेम भी करूँगा और दूसरे ही लम्हे में उसको सराहूँगा भी कि कोहाला में एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो सरबुलंद है। जो भी एहतजाज करने वाले अफराद थे, हमारे भाई थे, हमारे में से ही थे। हमारा ताल्लुक है, ज़ाहिर है उनसे बहुत गहरा ताल्लुक है। तो उन्होंने वो झंडा जो है वो उतारा और फिर कश्मीर के झंडे को अवेजा किया और वहाँ पे कश्मीर का झंडा ऑलरेडी भी अवेजा है। जो कि मुझे शायद बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे सेंटिमेंट्स थोड़े हर्ट हुए इस हवाले से। बहुत सारे लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जी क्या फ़र्क रह जाता है कि हिंदुस्तान के ज़ेरे साया जो कश्मीर है उसमें और यहाँ पर। तो जनाब ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो रिटेलिएशन वहाँ की फ़ौज वहाँ के लोगों के साथ दिखाती है और गलत दिखाती है, जुल्म कहीं पर भी हो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जालिम का बराह रास्त ताल्लुक यजीद के साथ है और मजलूम का बराह रास्त ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। जो रिटेलिएशन हमें वहाँ नज़र आती है वो यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। किसी भी वजह से ना दिखाई गई हो, अच्छा है, नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन थोड़े से बीइंग अ पाकिस्तानी सेंटिमेंट जरूर हर्ट हुए। लेकिन सराहा, जो मैंने कहा कि सराहूंगा किस वजह से, वो इस वजह से कि आज ही वहाँ पर जो अफवाज पाकिस्तान है उसने एक बार फिर उस झंडे को वहाँ पर दोबारा से जो है आवेजा कर दिया है। इट्स नॉट अबाउट द फ्लैग ओनली, इट्स अबाउट द सेंटिमेंट्स एक्चुअली। देखिए, आपको हमारे जो भाई हैं जो उस साइड से हैं, उस साइड से इसलिए कह रहा हूँ कि आप ट्रैवल भी करके अभी कभी जाएं, अगर आप कभी कश्मीर जाएं तो वो लोग बकायदा आपसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान से आए और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है। अक्सर लोग जो है वो इसमें इसको बुरा मानते हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सिंस चूंकि वो एक अलग रियासत है ना, सो वो उसमें कोई ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। सो वो तमाम तो लोग, अगर आपको कोई शिकवा था, शिकायत था, पॉलिसी से था, पॉलिसी मेकिंग वालों से था, बट जो सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ प्यार करती है, लाड करती है, मोहब्बत करती है, तो उसके सेंटिमेंट्स को आपको हर्ट जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए था। दिस इज माय ओनली टेक्स। बाकी पॉलिटिकल क्या सिनेरियोज हैं वो कुछ ऐसा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ओनली लाइक आई एम सिटिंग इन द स्टेट चैनल, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। लेकिन कोई बहुत ज्यादा बात करने के लिए उसमें है नहीं कि जिसके ऊपर कोई गुफ्तगू की जा सके, सो दैट्स व्हाई। सो लेट्स talk about that particular topic जी। दूसरी शादी के वाले से एक मौजूद गुफ्तगू जो है आजकल रहा, और जो है टीवी चैनल्स के ऊपर बकायदा, चूंकि सैयद इकरारुल हसन भाई जो है उन्होंने 3 शादियां की हैं और उनकी फैमिली को डिस्कस किया जाता है। ऐसा लगता है कि मॉर्निंग शो वालों के पास और कोई कंटेंट नहीं है जिसके ऊपर वो बात करें। आप जब भी देख लें तो वो यही बात हो रही होती है, इकरार भाई ने ऐसे किया, इकरार भाई ने वैसे किया, जबकि मुझे जाती तौर पे लगता है कि इकरार भाई को नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ का और एक दफ़ा मुतनब्बे करना चाहिए कि आप मेरी फैमिली के मतलब इस तरह गुफ्तगू ना किया कीजिए। अगर आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो मैं ज़ाती ज़िंदगी जो है उसमें इंटरवेंशन का आपके ऊपर केस डाल सकता हूँ। मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं, बल्कि वो खुद बैठ के कहानियाँ बता रहे होते हैं मॉर्निंग शो में अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ बैठ के। सो द पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेक ओवर हियर इज कि मैंने वो एक शो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी शादी, दूसरी शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और औरत तबाह हो जाती है, घर तबाह हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। देखें, पहली चीज तो ये है कि इफ नाउ आई एम लेटिंग यू समथिंग अंडरस्टैंड, इट डजंट मीन कि मेरे ज़हन में है ये कि मैंने शादियां ही 2 करनी। अगर आप मुझसे पूछें तो शायद मेरे ज़हन में ये हो कि मैंने तो करनी नहीं। ठीक है, हर रोज मेरे ज़हन में जब थोड़ा सा मैं शादी के बारे में सोचता हूँ कोई ना कोई फटा हो जाता। बहरहाल, सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, सो देखें, एक चीज तो जरा थोड़ा सा ना ब्रॉडर पिक्चर से इसको देखिएगा। अब वो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि बीइंग समवन हु सबमिट हिज और हर विल टू अल्लाह, क्योंकि हम बाकी काम भी अल्लाह के लिए ही कर रहे हैं ना, अल्लाह के कहने पे ही कर रहे हैं। रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, ये सारे मामला जो है वो अल्लाह के कहने पे ही हैं। अब एक चीज ऐसी है जिसका अल्लाह ने अलाउ किया है। अब अलाउ करने का मतलब हुक्म नहीं है, ठीक है। हुक्म से मुराद ये होती है कि अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, सही है। बाकी जो चाश्त की नमाज है या तहज्जुद की नमाज है वो अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया कि पढ़नी है, तो बाकी 5 का हुक्म दिया, बाकी उसका हुक्म नहीं दिया।
लेकिन अलाउ किया। अलाउ से मुराद ये है कि अच्छी चीज है, कर लो, तो कोई ऐसा इशू नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज को अलाउ किया है तो एक चीज याद रखिएगा कि उसकी कोई ना कोई इफादियत जरूर है, फायदा जरूर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो सोसाइटी के लिए बुरी नहीं है। ये मैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ना अपना जो एक एवरेज जहन है उससे ऊपर जाकर मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने हर वो काम किया इस सोसाइटी में जिससे सोसाइटी बेहतर हो सके। ठीक है, लोग रंग, नस्ल, जात पात के ऊपर फैसले किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई आप सभी बराबर है, किसी को तकवा अगर हासिल होगा भी तो वो बर्तरी हासिल होगी भी तो तकवा की बुनियाद पर होगी। इसके बाद लोग जो है वो बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, अल्लाह के नबी ने रहमत बनाकर पेश कर दिया। उसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी वर्स थी, यानी कि जो अमीर था बहुत अमीर था, जो गरीब था वो बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी ने एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया कि पैसा सर्कुलेट होना शुरू हो गया माशरे में, और उसकी वजह से जो अमीर था वो अमीर ही रहा, लेकिन जो गरीब है उसके भी हालात बेहतर होना शुरू हो गए। सो कोई ऐसी चीज जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि वर्बली कही हो बल्कि प्रैक्टिकली भी की हो। ठीक है, यानी कि एक चीज तो ये है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुना और हम तक पहुंचा दिया। इसको हदीस कुदसी की जो तारीफ है वो यही है कि अगर आप, जो अल्लाह ने कहा कि आप कह दीजिए कि मैं ये कह रहा हूं अपने बंदों से, सो एज इट इज जो अल्लाह ने हमारे साथ, अल्लाह ने जो हमसे बात करनी चाहिए वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक पहुंचाई, तो एज इट इज जो गुफ्तगू हम तक पहुंची उसको हदीस कुदसी कहते हैं। सो एक तो चीज ये है कि अल्लाह के नबी ने वर्बली हमें बताया कि जी आप ये कर सकते हैं या अलाउड है, अल्लाह ने आपके लिए अलाउ कर दी है। एक चीज ये है कि अल्लाह के नबी ने खुद वो चीज की भी, तो ये आप यूं समझ लें कि 50-60-70% एक चीज थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके 30% और ऐड करके 100% एटलीस्ट हमें ये बता दिया कि ये माशरे के लिए खराब नहीं है। क्योंकि माशरे को सुधारने के लिए सबसे बड़ा स्टेप, या जितना बड़ा स्टेप या सबसे पहले जिसने स्टेप लिया वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज के दौर में उठकर कोई सोशल वेलफेयर पे काम करने वाला या वाली या कोई राइटर, ड्रामा निगार, या आप कह लो कि फिल्म का राइटर, या कोई भी आम आदमी, कोई रेडियो प्रेजेंटर, कोई एंकर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, जितना भी सोसाइटी के बारे में फिक्रमंद हो, कम से कम उसको सोसाइटी इस सूरत में नहीं मिली है कि जिसमें बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा हो। ठीक है, तो इससे बुरी हालत में जिसको सोसाइटी मिली उसने बेहतरीन हालत में सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया। तो यकीनी तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा काम कभी ना करते जो कि सोसाइटी के लिए गलत होता। अब पॉइंट पर यहां पर यह आ जाता है कि जनाब क्या फिर घरों में मसले नहीं होते? जी जनाब होता है। अब वो घरों में मसले होते इसलिए हैं कि आपने ट्रेडिशन, कल्चर और मजहब, इन तीनों चीजों की बना ली है फ्रूट चाट। समझ रहे हैं? एक सेब होता है, एक केला होता है, एक आम होता है, आपको पता होता है कि भाई इसकी ये फादियत है, इसका ये जायका है, इसको इस टाइम पे खाया जा सकता है, इसको इस टाइम पे खाया जा सकता है, इसका ये टेस्ट है, इसका ये टेस्ट है। जब आप मिक्स कर लेते हैं किसी चीज को तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप केला खा रहे हैं, आप अमरूद खा रहे हैं, आप आम खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। वही काम हुआ है हमारे साथ बेसिकली, चूंकि हम रहे जो ये एरिया है जनूबी एशिया की, अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहले तो एक ही था ना, मतलब 70 साल का भी जो है वो डिफरेंस आया है। 70 साल हुए कि हम अलग हुए, 70 साल भी नहीं, बल्कि अगर आप 71 देख लें, 71 में सकूते ढाका हुआ, वहां से भी गिन लें तो कितने साल हुए। चले आप अगर फॉर मोस्ट मैक्सिमम पे भी जाते हैं तो 70 साल हुए हैं। ठीक है, 70 साल से पहले आपकी जो नस्लें हैं, यानी कि आपके जो दादा जान हैं, वो उस जगह पर रहे हैं जहां पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे। ठीक है, सो अभी कोई इतनी पुरानी बात, यानी कि आप एक ऐसी नस्ल हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुई और शायद आपके वालिद ऐसी नस्ल होंगे जो पाकिस्तान में पैदा हुए। तीसरी नस्ल भी वो नहीं है जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई हो अभी, या पाकिस्तान के रस्म व रिवाज वहाँ यहाँ पर प्रॉपर तौर पर मजबूत हुए हों तो उन्होंने यहाँ पर अपनी आंख खोली हो। अब हुआ ये कि चूंकि मेजॉरिटी वहाँ पर हमारे हिंदू बहन भाइयों की थी, पाकिस्तान में भी है,
इसमें कोई गलत नहीं है, हर इंसान का अपना मजहब है, हम सब मिलकर रहते हैं, हमारे अंदर एक रिलीजियस फेथ हार्मनी है, हर इंसान को अपना मजहब प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। अच्छा ठीक, चूंकि जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं उनके यहाँ दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। कर लिया आपने तो बताया मुझे, वहाँ पर दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट हमारे साथ मौजूद है, रिवर वॉल्फ हमारे साथ मौजूद है। सही गलत पे हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर नहीं है तो जनाब नहीं है। लेकिन चूंकि हम वहाँ पर कई 100 साल हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग वहाँ पर रहे, जब उन्होंने ट्रैवल किया, आप देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एकदम लकीर खींच के और यहाँ पे आज यहाँ लगे बोले ऐसे नहीं होता। ये जो आपको वैसे ही शख्स मिलेगा, हजारों साल या सैकड़ों साल का एक ट्रेडिशन आपके अंदर रचा बसा होता है, वो यकीनी तौर पर आपको जो है छोड़ते छोड़ते टाइम लगता है, या दूसरा जो नैरेटिव है उसको अडैप्ट करते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यही वजह है कि आप जरा सऊदीया की तरफ ट्रैवल करें तो वहां पर आपको ये चीज इतनी मायूब नजर नहीं आएगी। आप इजिप्ट की तरफ ट्रैवल करें, आपको ये चीज इतनी मायूब नजर नहीं आएगी। आप बाकी बातें छोड़ें, आप इराक की तरफ चले जाएं, ईरान की तरफ चले जाएं, आपको ये चीज इतनी मायूब नजर नहीं आएगी। अब इसका ये माने नहीं है कि आप सऊदीया में जाएंगे तो जिस मर्द से बात करेंगे उसने दूसरी शादी की होगी या तीसरी शादी की होगी, या वो फारिग बैठा होगा तो कहेगा यार चलो कुछ करने के लिए नहीं तो शादी कर लेते हैं। ये इसका मकसद नहीं है। यहाँ पर मौजूद गुफ्तगू इस वक्त इस चीज को मायूब समझा जाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा जनाब एक शादी बहुत तरीकों से बेहतर है, मतलब एक शादी रहे इंसान की, ये बहुत हवालों से बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी चीज तो इकोनॉमिकल है ना, मतलब आप पैसा कमा रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक फैमिली पे आपके 2 लाख खर्चा आ रहा है तो जाहिर है 2 फैमिली होंगी तो 4 लाख खर्चा आएगा। तो सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होगी। आप एक फैमिली है तो एक ही फैमिली की जिम्मेदारी आपको उठानी, इकोनॉमिकल बड़ा अच्छा है। फिर आप इमोशनली सिर्फ एक ही जगह पर इन्वॉल्व रहेंगे, ये बड़ा अच्छा है। फिर उसके अलावा आपकी अटेंशन जो है वो कहीं और डाइवर्ट नहीं होगी, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। सो इसमें तो कोई मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा यार एक बेहतर है, लेकिन मैं इसको मायूब नहीं समझता, मैं इसको बुरा नहीं समझता, मैं इसको बुरा नहीं जानता। मैं कभी भी नहीं कहूंगा ये सोसाइटी के लिए गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने ये काम किया है और मेरे ईमान का तकाजा ये है, मेरे सोच का तकाजा ये है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग मुस्लिम, मैं ये बात कह रहा हूँ। हम इस पे साइंटिफिक मामलात पे या यूं कह लीजिए कि जो इसके दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम भी मैं कभी भी ये चीज नहीं सोचूंगा कि जनाब एक ऐसी चीज जो कि मेरे नबी ने की है वो सोसाइटी के लिए बुरी हो सकती है, हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके असरात अब सोसाइटी पर कैसे हो रहे हैं वो मेरी गलती हो सकती है, वो आपकी हो सकती है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा ना कि चूंकि हमने अडेप्टेशन प्रोसेस प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया तो हम आधे तीतर और आधे बटेर बने हुए हैं। अब जरा फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ आ जाए। मुझे सिर्फ एक सवाल है मेरा आप तमाम तर खवातीन जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर खवातीन उन मर्दों को बहुत पसंद करती हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं जनाब एक ही शादी होनी चाहिए। और मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी कहूंगा कि बेहतर एक ही है, लेकिन मैं मायूब इसको नहीं समझता। अब पिछले दिनों शेर अफजल मरवा साहब ने जो है वो एक पॉडकास्ट उनकी वायरल हुई, लोगों ने नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया, खासतौर पर खवातीन ने कि मर्द हो तो ऐसा हो एंड ऑल दैट। सो अब मेरा आप खवातीन से एक सवाल है कि 52% खवातीन हैं हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। दुनिया भर को तो आप छोड़ देना कि दुनिया में कितने ममालिक हैं और उन ममालिक में से कितने इस्लामिक ममालिक हैं और उसमें से फिर कितने जो हैं वो कह लीजिए कि उनकी तादाद क्या है और क्या नहीं, उनको छोड़ दें। हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं पाकिस्तान में 52% खवातीन जो लास्ट मरदमशुमारी हुई थी, मैं तकरीबन 16 साल का था, 15 साल का था, तो यही फिगर सुन रहा हूँ कि हम 22 करोड़ लोग हैं। मतलब वैसे हम बढ़ नहीं रहे हैं। और आप किसी चले जाएं, मेडिकल स्टोर चले जाएं या हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ पे हर बंदा ही आपको जो है वो उम्मीद से नजर आ रहा होता है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर बंदा ही आपको उम्मीद से नजर आ रहा होता है वहाँ पे। सो 52% भी अगर फॉर एग्जाम्पल हो, 52% से मुराद है कि अगर 1 लाख बंदा है तो 1 लाख बंदे में से 52,000 जो है वो औरत है और 48,000 जो है वो मर्द है। अब मेरा सवाल आपसे ये, आप किसी भी मैथ के थ्रू इसको पॉसिबल करके दिखा दें, माशरे के तौर पे इसको आप पॉसिबल करके दिखा दें कि अगर इफ अ 1 पर्सन मैरिज अ 1 फीमेल और उसको हम मायूब भी समझे कि नहीं करनी नहीं है, हम बिल्कुल वो अपने ऊपर एक कदगन लगा देंगे, नहीं जी नहीं करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत है, ऐसा है वैसा, तो वो जो रिमेनिंग 2% है उनका क्या होगा? यानी कि जो
मैं लाख की एवरेज आपको बता रहा हूँ, तो रिमेनिंग 2000 खवातीन रह गई। अब उस 2000 खवातीन को आप कैसे इस मुआशरे का हिस्सा बनाएंगे, ये मेरा सवाल है। एक सेकंड सोचिए जरा, मैं जिस जाविये से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप किस तरह उसको इन मुआशरे का हिस्सा बनाएंगे। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आप कहते हैं ना कि सोसाइटी में बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो ये पैरेलल है। ये अगर आप शायद इस सोच को मायूब समझते हैं, तो शायद इस सोच को मायूब समझे जाने की वजह से सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप वो 2000 खवातीन बैठी हैं वहां पे, अब शादी उनसे किसी ने करनी नहीं, तो अब उनको आप माशरे का हिस्सा कैसे बनाएंगे। जाहिर है वो किसी ना किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मर्द इन्वॉल्व होगा, ठीक है, या फिर जो बाकी बुराइयां हैं हमारे माशरे में, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे होते हैं, जो बाकी बुराइयां हैं वो उनमें इन्वॉल्व उनको होना पड़ जाएगा या हो जाएंगे। सो एक सिस्टम जो है ना, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है जो अल्लाह ने बनाया है, रसूल पाक को दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है। लेकिन वो ऑब्लिगेटरी कुछ चीजें इसमें रखी हैं कि लाजमी नहीं है कि आपने करनी करनी, ऑप्शनल रखी है, ऑब्लिगेटरी नहीं रखी कि आपने करनी है। मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि बस आपने करनी है, लेकिन कहीं पर यह भी है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके मामलात ऐसे हैं कि आपको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा फाइनेंशियली। देखिए यहां पर फिर बात वही आ रही है, क्या कहा गया कि अगर तुम इंसाफ कर सको, ठीक है। अब इंसाफ मटेरियलिस्टिक चीजों के हवाले से ही है, इस चीज को भी समझिएगा। मशहूर जमाना हदीस है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी सभी अज़वाज मोहतरात महबूब हैं, लेकिन मेरी जो छोटी ज़ौजा हैं बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी जाने मेरा दिल ज्यादा माइल। अब ये हमने सुन रखी है ना, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये इमोशनल जो अटैचमेंट है उस पर तो किसी का इख्तियार नहीं है। सो जिस चीज पर आपका इख्तियार ना हो उसके ऊपर आपसे सवाल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आप थोड़ा सा जज्बातियत के लेवल से ऊपर जाकर मेरी बात समझें, सो यू विल रियलाइज इट। जिस चीज पे आपका इख्तियार नहीं है कुदरती, मैं आपको मिसाल देता हूं। आप पानी पीते हैं रोजे की हालत में, इख्तियारी पीते हैं, इख्तियारी से मुराद है कि आपको पता है कि आप पानी पी रहे हैं, आपके इख्तियार में, आपको सोच में, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपको पता है कि आप पानी पी रहे हैं, आपका रोजा टूट जाएगा। आप अचानक उठे, आपके जहन में कुछ नहीं है, आपको याद नहीं है आप रोजे से आपने पानी पिए, क्या आप रोजा टूटेगा? कोई किसी मकतबा फिक्र का जो मुफ्ती कराम है वो कहेगा जनाब रोजा नहीं टूटेगा। क्यों भाई? पानी भी सेम है, पिया भी आपने है, उसी गले से गुजरा है, उसी मैदे में गया है, सो फिर क्यों नहीं टूटा? इसलिए क्योंकि पहली दफा आपका इख्तियार था, आपने इख्तियारी तौर पर वो काम किया। दूसरी दफा आपका इख्तियार नहीं था, आपने इख्तियारी तौर पर नहीं किया, आपसे आपके बस में नहीं था, ठीक है। सो मटीरियलिस्टिक चीजों से मुराद ये है कि आप घर, खाना, जो पहनना है कपड़े, और वो बेसिक नेसेसिटीज जो किसी खातून के लिए जरूरी होती हैं जिंदगी गुजारने के लिए, वो जो है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब आपने वो इक्वली प्रोवाइड कर दी तो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इवन आपस में भी नहीं होगी। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। जिन जिन जगहों पर आपको दूसरी शादी की वजह से लड़ाइयां नजर आ रही हैं, मैं आपको एक लाइफ टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ और आप चाहिए तो उसको एक्सपेरिमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ना समटाइम हंसी आती है कि लोग मतलब मैं जब इस तरह की मौजूआत पे गुफ्तगू करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं रहा ना कभी, आपने कौन सा देखा है कि कहीं पर दो शादियां हुई हों। तो मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, मैं हंस ही सकता हूँ, मुझे हंसी आती है इसके ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन लेट इट बी, चले इसको साइड पे रखते हुए हम आगे बढ़े। सो ये मैं आपको एक लाइफ टाइम एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट आप कर लीजिएगा। कभी भी आपके आसपास जिस भी शख्स ने दो शादियां की हैं और वो अगर खुश नहीं है, उनकी आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, तो
फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हो रही होंगी, वो किसी एक खातून को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा होगा फाइनेंशियली और दूसरी को शायद नहीं कर रहा होगा। किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर बेसिक नेसेसिटीज इक्वली प्रोवाइड की जा रही हो, वहां पर आपस में आपको बहुत कम लड़ाई मिलेगी। सबसे ज्यादा दूसरी शादियां हमारे यहाँ, हमारे केपीके वाली साइड पे हमारे जो पठान भाई हैं वो करते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे ये मायूब नहीं समझा जाता है। इसमें ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि ढकी छुपी बात है, ये एक ओपन फैक्ट है, इसमें कोई ऐसा कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सबसे ज्यादा हमारे जो यानी कि पठान साइड है वो इसको एटलीस्ट बुरा नहीं समझती है। वहां पर आप देखें कि आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि इस वजह से आपस में लड़ाइयां हो रही हों, बल्कि बाज औकात तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि शायद दोनों आपस में सौतने हैं। उसकी रीजन ये है कि उनका जो लिविंग स्टाइल है वो बड़ा बेसिक है। बड़े से बड़ा अमीर पठान भी होगा ना, जो केपी की साइड की मैं बात कर रहा हूं, उनका तरीका क्या है कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं कि एक घर है, एक घर में 2-4 कमरे और कमरों में हर एक को एक कमरा दिया। अब प्रॉब्लम आती है इस तरफ कि जहां पर हम क्या करते हैं कि हम कहेंगे जी एक को तो हम रखेंगे महल में, एक को हम रखेंगे शहर में, एक को रखेंगे गांव में। यहां पर अब पॉइंट हो गया शुरू गलत। समझ रहे हैं आप मेरी बात? गेटिंग माय पॉइंट है कि यहां पर अब आपका जो पॉइंट है वो गलत होना शुरू हो जाता है और यहां से फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो फाइनेंशियली अगर कोई स्टेबल है, बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सकता है, तो ये चीज मायूब नहीं। मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूं कि इतनी सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बहुत प्रचार करना चाहता हूं कि हर बंदा सुबह उठे और दूसरी शादी कर ले, नो। लेकिन इसको मायूब ना समझें, क्योंकि अब मैं उस बेसिक चीज पे आना चाहता हूं जिसकी वजह से ये मैं बड़ी लंबी मैंने तहमीद बांधी है, या मैंने आपको जैसे छोटे से बच्चे को समझा रहे होते हैं, मैंने एक एक जुमला बार बार रिपीट करके आपको समझाया। जब आप बैठते हैं ना ग्लोबली, जब आप दुनिया में बैठते हैं, देखिए दुनिया सिर्फ एक वो होता है ना, कुएं का मेंढक होता है, वो मेंढक समझता है ये कुएं ही मेरी कुल कायनात है, ऐसा नहीं है। जब आप ग्लोबली दुनिया में बैठते हैं, और ग्लोबली दुनिया में बैठने से मुराद ये नहीं है कि आप जहाज पकड़ के बाहर कहीं दुनिया में जाएंगे तो ही बैठेंगे। हम सब इस वक्त ग्लोबली दुनिया में बैठे हुए हैं। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल फोन में फेसबुक है। उसी फेसबुक पर एक आदमी अमेरिका से बैठकर कमेंट कर रहा है, एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के कमेंट कर रहा है, एक बंदा इंग्लैंड में बैठ के कमेंट कर रहा है। तो यानी कि डिफरेंट ममालिक में रहने वाले लोग एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ग्लोबली आप अटैच्ड हैं। जब आप ग्लोबली गुफ्तगू करते हैं ना, और आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो बड़ा मायूब है, मैं तो बड़ा सुपर कूल हूं, ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, तो वो अक्सर लोग जिनको एक मौके की तलाश होती है वो आपसे कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, यानी कि माशरे के लिए बड़ा गलत है ना। आप कहते हैं हाँ बड़ा गलत है, बहुत गलत है, माशरे के लिए बहुत ज्यादा गलत है। तो आप कहते हैं यानी कि वो आगे से कहते हैं हाँ इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, जिसने भी किया उसने गलत किया। हाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझदाराना फैसला नहीं है। अगला सवाल उनका ये होता है अच्छा तो फिर जरा बताइएगा आपके जो प्रॉफिट है जिनको आप फॉलो करते हैं कितनी शादियां थी उनकी। फिर आप वहां पे आए बाएं शाएं शुरू कर दें, नहीं वो तो और है, वो ऐसे। नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। दुनिया आपका ये आर्गुमेंट बाय नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितने मोहतरम है वो हमें पता है। इसी तरह जैसे राम जो हैं या जो बाकी गॉड्स के नेम है हमारे हिंदू बहन भाइयों के, वो कितने मोहतरम हैं वो उनको बेहतर पता होगा। इसी तरह हम ज्यूइश की बात करें, क्रिश्चियनिज्म की बात करें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कंपैरेटिव रिलीजन ना, दीज आर माय एक्सपर्टीज आर ऑन दिस, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस कि जिस मजहब का जो पैरोकार है उसको उसकी निटी ग्रिटी ज्यादा बेहतर पता है। अब यही वजह है कि आप कभी नोट कीजिएगा जब हम किसी और मजहब के प्रोमिनेंट शख्सियत की बात करते हैं तो हम शायद उतना घबरा कर नहीं कर रहे होते, मतलब हम बड़ा एक लाइट वे में कर जाते हैं। इसी तरह जब कोई और हमारे मजहब के बारे से बात करता है वो बड़े लाइटर वे में। क्यों? क्योंकि वो कितने मोहतरम है, हमारे दिल में क्या एहसासात है उनके लिए वो हमें पता है, वो दुनिया को नहीं पता। दुनिया फैक्ट्स के ऊपर आपसे बात करेगी, और एक फैक्ट को जब आप खुद ही एक्सेप्ट करें कि हाँ ये अगर कोई कर रहा है तो सोसाइटी में गलत कर रहा है, तो वो कहेगा भाई अगर एक फैक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो ये फैक्ट फिर हर बंदे पे एक्टिवेट होगा, एप्लीकेबल होगा, चाहे फिर वो आपके बड़े से बड़ी क्यों ना हो, चाहे फिर वो ऐसी शख्सियत क्यों ना हो जिसको आप मानते हैं। या तो आप कहें कि गलत नहीं है, या तो फिर कहें कि गलत है और फिर जिसने भी किया गलत है।
सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. एक चीज जिंदगी में, अच्छा अब यहां पर ये पॉइंट आता है कि भाई दूसरी शादी से मसला क्या है. ठीक है, दूसरी शादी से मसला क्या है. खवातीन कहती हैं कि जी, अब मैंने खुद ये कहते हुए भी सुना है और आप में से भी बहुत सारी खवातीन, शायद ये कभी आपने कहा ना हो, लेकिन बैक एंड पे कहीं ना कहीं पता सभी को होता है कि यार ठीक है, बाहर जो मर्जी करते रहें, बस शादी ना करें, शादी बस मेरे से ही करें. ठीक है, बाहर जो मर्जी करते, जो मर्जी से मुराद है कि भाई जो मर्जी जिसके साथ ताल्लुक रखे. तो इट मींस कि वो जो ये कहा जाता है ना कि सिर्फ मेरे होना है आपने, वो तो फिर कहीं नहीं है ना. ठीक है, किसी के साथ कोई निकाह के बाद ताल्लुक में रहा या निकाह के अलग रहा तो वो तो गया ना आपसे. गया से मुराद ये है कि शेयर तो हुआ ना वो बंदा. ठीक है, आई एम टॉकिंग इन इन्वर्टेड कॉमर्स, वो शेयर तो हुआ ना वो बंदा. तो इट मींस आपको उस बंदे के शेयर होने से एतराज इतना नहीं है जितना इस चीज से एतराज है कि कोई खातून आपकी प्रॉपर्टी में शेयर ना बन जाए, शेयर होल्डर ना बन जाए. जाहिर है वो बीवी बनेगी तो फिर जो आपका हक है बतौर बीवी वो उसका भी होगा, जो आपके बच्चों का हक है वो उसके बच्चों का भी होगा. सो बेसिकली डर इस चीज का नहीं है. लेट्स कॉल अ स्पेड मैन ना. हमें एटलीस्ट जरा कभी तो साफ गोई से बात करनी चाहिए. ठीक है, अक्सर हमारे यहाँ है कि भाई शादी ना करें, बाकी जो मर्जी करता रहो, कोई टेंशन नहीं. सो बेसिकली वो जो एक इमोशनल शेयरिंग है या जो दूसरे हवाले से शेयरिंग है, उसकी इतनी टेंशन नहीं है होती खवातीन को. वो टेंशन यही होती है कि यार ये तो फिर बकायदा हिस्सेदारी शुरू हो जाएगी. सो एक बात याद रखिएगा कि अगर मर्द ने आपके साथ ही सिर्फ निभानी है, सिर्फ आपके साथ ही निभानी है, तो कुछ हो जाए उसने आपके साथ ही निभानी है. और अगर उसने आपके साथ सिर्फ नहीं निभानी, उसने जगह जगह मुंह मारना है, तो आप कुछ भी कर लें उसने मारना है. कुछ चीजें आदतन होती हैं, खसलतन होती हैं. समझ रहे हैं मेरी बात. सो मैंने जैसे कि पहले भी कहा ना कि एक पॉइंट पर आपको ये एहसास होता है कि यार बंदा इंपॉर्टेंट है या बात इंपॉर्टेंट है. अगर बात इंपॉर्टेंट है फिर बंदा छोड़ दे, लेकिन अगर बंदा इंपॉर्टेंट है तो फिर उस बात को छोड़ दे. सो मूविंग फॉरवर्ड, अपने दिल को थोड़ा सा वसी कीजिए, अपना एक ऐसा म्यार रखिए कि जहां पर आपको पता हो कि हर एरा गैरा नतू खैरा आपको 4 ड्रामे कोई लिख ले तो वो दानिश्वर बन के मॉर्निंग शो में बैठ जाता है, वो आगे से शुरू कर देता है कि जितनी बुराइयां दूसरी शादी की हमारे माशरे में. ऐसे नो यार, इट्स नॉट लाइक दिस. एक खातून है, वो बेवा होगी, मुझे बताएं आप उसको माशरे का हिस्सा कैसे दोबारा बनाएंगे. एक खातून है, वो डाइवोर्स्ड हो गई है उसकी, आप उसको माशरे का हिस्सा कैसे बनाएंगे, मुझे बताएं. सो एक माशरे का हिस्सा दोबारा बनने के लिए, उनकी जिंदगियां दोबारा शुरू होने के लिए मामलात रहते हैं. सो दैट इज द पॉइंट. आई होप कि आई मेड द पॉइंट क्लियर हियर. और मैं आपको एक और चीज यहाँ पर कहूँ, थोड़े से मैं बिल्कुल भी, आप यकीन जाने, स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, या आप बिल्कुल भी यूं ना समझिएगा कि मैं मर्द हजरात की साइड की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा एक फैक्ट आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ. ये है कि अमूमी तौर पर मर्द के हवाले से कहा यह जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हवाले से मर्द हजरात को इतना इश्यू नहीं होता है. मैं आपको बाखुदा एक चीज बताऊं, एक प्रॉपर रिलेशन में जाने के बाद जितना रिजर्व्ड एक औरत होती है, उतना ही या शायद उससे 1% ज्यादा मर्द होता है. हमें बीइंग अ मेल, बीइंग अ मर्द, ये पसंद नहीं होता कि हम किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएं. मैं आपको हकीकत ये बात बता रहा हूँ. अब आप कहेंगे जी लोग जाते हैं, देखिए लोग तो क्या कुछ करते हैं, वो तो मतलब अगर हमने इधर कोई जंग या लड़ाई नहीं है कि औरतें करती हैं मर्द करते हैं, कोई मुकाबलेबाजी नहीं है. मैं 10 मिसालें पेश कर देता हूँ खवातीन के हवाले से, आप 10 पेश कर देंगे मर्दों के हवाले से, लेकिन मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि इस एंगल को भी जरा कभी समझने की कोशिश कीजिए. देखिए औरत घर में रहती है ना, उसके पास इस चीज के चांसेस कम है. बहरहाल आजकल तो अल्लाह खैर करे, जो दौर चल निकला है सोशल मीडिया का, हर बंदे के पास ही सिस्टम है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, लेकिन औरत के पास फिर भी चांसेस कम है. मर्द के पास तो चांस ज्यादा है, मौका ज्यादा है ना. देखिए आपको चीटिंग का मौका ना मिले और आपने चीटिंग नहीं की तो कमाल तो नहीं है ना. कमाल तो तब है कि आपको मौका मिलता है चीटिंग का और आप नहीं करते हैं. एक आदमी को रोज ये मौका मिलता है कि वो घर से बाहर जाता है, कितना का आप उसको जो है वो
फॉलो अप कर लेंगे, कितना आप उसको ट्रेस कर लेंगे, कितना आप उसके साथ वीडियो कॉल पे रह लेंगे, कितना आप उससे तस्वीरें मंगवा लेंगे कि बताओ मैं कहाँ पर हूँ। खैर अल्लाह ताला ऐसी टॉक्सिक जिंदगी से बचाए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, इस तरह की जहरीली जिंदगी से बचाए कि स्क्रीनशॉट भेजो तो पासवर्ड बताओ तो तस्वीरें भेजो या वीडियो कॉल करो, अल्लाह ताला हम सबको ऐसी जहरीली जिंदगी से बचाए। लेकिन आप कितना साथ रह लेंगे उसके, वो मौका होने के बावजूद भी। आपका क्या ख्याल है कि हम मर्द घर से बाहर निकलते हैं तो हम रोज, खुदा ना करे अल्लाह माफ करे, किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व होकर वापस आते हैं? अगर तो ऐसा आपको लगता है तो फिर तो आपकी मतलब मैं क्या कहूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर एक मर्द रोज मौका होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि कहीं वो 1% 2% ज्यादा ही एहतियात कर रहा है ना। खैर आप लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि जनाब देयर आर सम कनेक्शन, और आप थके भी होते हैं तो प्रोग्राम करते हैं, जगह पर कहीं पर स्टक भी होते हैं तो कोशिश करते हैं वापस आ जाए, कभी किसी और शहर में होते हैं वापस आ रहे होते हैं, घर जा सकते हैं लेकिन घर के बजाय यहाँ पर आ जाते हैं। बिलीव यू मी, ये बात इससे कहीं आगे की है। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं कि मैं थका हुआ हूँ और आपके लिए आ जाऊं। मैं किसी और शहर में हूँ, मैं मोटरवे पर हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मेरा दिल कर रहा हो कि मैं घर चला जाऊं और मैं आपकी तरफ आ जाऊं। ये बहुत छोटी है ये चीजें, कहानी इससे बहुत आगे की है, बहुत बड़ी है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपसे कहा था कि आप यकीन जानिए कि लास्ट 101 इंटरनेशनल के बाद से लेके कंटिन्यूसली मुझे अपनी जो गट फील है ना, या इल्हाम आप उसको कह लें, गट फील कह लें, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। मेरे पास कोई और जरिया नहीं है जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि जनाब मुझे इजाजत मिल रही है या मुझे अलाउ किया जा रहा है किसी चीज के लिए कि नहीं। वाहिद चीज मेरे पास मेरी गट फील होती है, और उस गट फील को ट्रस्ट करके जब मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ तो अभी तक मैंने जितने भी कदम बढ़ाए हैं मुझे अल्टीमेटली फिर बाद में यही महसूस हुआ है कि हाँ वाकई अगर किसी चीज से रोका जा रहा था, मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही थी कि अभी नहीं करना, तो वो भी उनकी तरफ से था, और अगर कहीं मुझे ऐसा महसूस हो कि अब कर लो तो शायद ये भी उनकी तरफ से। सो मैंने आपसे प्रोग्राम में कहा था कि अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं आज आपके साथ वो बात शेयर करूंगा। उसकी की जाने की दो वजूहात हैं, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का और उन तमाम तर हस्तियों का कि जिन्होंने मेरे दिल में ये बात अभी डाली, क्योंकि शायद मैं अगर उस टाइम पे ये बात करता तो शायद ये कहा जा सकता था कि मैं सिंपैथीज ले रहा हूँ या कुछ भी XYZ। कहने वाले तो शायद अभी भी कह देंगे, लेकिन दो चीजें मकसूद हैं इसके पीछे बताने की। एक, इश्क सम टाइम आपका इम्तिहान कैसे ले लेता है, और अगर आप कोशिश करें साबित कदम रहने की, मैं लफ्ज कोशिश इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारी औकात कहाँ कि हम उनके इश्क में साबित कदम रह सकें। कोशिश कर सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो आगे से क्या आपके लिए रिटर्न हो सकता है। और दूसरा ये कि दुनियावी तौर पर मेरी और आपकी बात जो आप अक्सर कहते हैं ना कि यार आप आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आपको शायद ये थोड़ा सा एक अंदाजा कराने के लिए कि ये जो बातें आप करते हैं तो बहुत छोटी हैं, ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं थका हुआ हूं तो आपके लिए आ जाऊं, ये तो बहुत आसान है। आपके लिए इससे बढ़कर कोई कुर्बानी होती है। आपसे मुराद अल्टीमेटली मेरे अपने लिए भी जाहिर है, अल्टीमेटली जो है वो मुझे भी अच्छे लगते हैं आप लोग, एक कनेक्शन है। कोई भी चीज अच्छी जब होती है ना इस दुनिया में, हमेशा याद रखना। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार बहुत सारे लोग जो अल्लाह ताला रियाकारी से माफ फरमाए, अल्लाह ताला जो है वो आजिज़ी के गुरूर से बचाए। अक्सर लोग मेरे दोस्त कहते हैं यार कि हम टीवी पर होकर उतना हमें उस तरह से मोहब्बत नहीं मिलती है, इन रियल लाइफ भी इवन जितना आप ज्यादा काम चुके आपका रेडियो पे रहा है, तो रेडियो पे रहकर लोग जिस तरह आपसे मोहब्बत करते हैं, हम स्क्रीन पे रह के उस तरह हमें अभी तक नहीं रिकग्नाइजेशन मिली। सो आप यकीन जाने उसके पीछे कुर्बानियां होते हैं। कोई भी बड़ी चीज जब होती है तो उसके पीछे कुर्बानी होती है। तो उसका एक छोटा सा इशारा मैं आज आपके सामने रखूंगा, और शायद इस वाकये को गुजरे भी कई महीने गुजर गए अब तो, और कई महीनों के बाद आज ये बात जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सो बस इस ट्रैक के बाद मैं फिर स्ट्रेट अवे सेगमेंट को शुरू करूंगा। कुछ वक्त पहले
मैं और मेरी वालदा बैठे हुए थे रात में, और अक्सर ये हमारी आदत है कि कभी हम बैठ जाएं इकट्ठे, क्योंकि उम्मी तौर पर ऐसा होता है कि या मैं बहुत जल्दी घर से निकल जाता हूँ या बहुत लेट जाता हूँ, तो कम ऐसा होता है कि मुझे टाइम मिले कि मैं उनके पास बैठूं, या कभी क्योंकि रात में उनके सोने का टाइम होता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा देर उनको डिस्टर्ब ना करूं। तो हमारा तरीका है ये कि हम कभी बैठ जाएं तो इस तरह के मौज़ूआत पे ही ज़्यादा गुफ्तगू होती है। वो मुझसे पूछती हैं, मैं उनको जवाब देता रहता हूँ कि शानी ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये जंग कैसे हुई, वो कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मैं फिर कोशिश करके उनको जो मेरे जहन में होता है मैं उनके साथ वो गुफ्तगू करता रहता हूँ। सो उस दिन मौजू हमारा इश्क का था। इश्क जनाब अहले बैत से, उन तमाम तर हस्तियों से जिनके इश्क का हम दम भरते हैं, नारे लगाते हैं, दम भरते हैं, हर वो काम करते हैं जिनसे हम किसी तरह दिखा सकें कि मोहब्बत है हमें। सो मैंने अपनी वालदा से उस रात एक बात कही कि अम्मी, कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बस हमें इश्क में छुपाए रखे, क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि जो ये दावे उभर उभर के कर सके कि जनाब हमें बड़ा इश्क है, हम तो इश्क में दीवाने हैं और हम ऐसा है और वैसा है। क्योंकि हम वो कम ज़र्फ लोग हैं ना कि कभी अगर थोड़ा बहुत भी आजमाइश आ जाए या महबूब जो है थोड़ा बहुत भी आजमाने के लिए जो है कुछ सख्ती आपके ऊपर आ जाए तो हम कदम पीछे हटा लेते हैं, और आपके ऊपर आजमाइश ना आए और आप बस दम भरते रहें मोहब्बत का, तो वो ठीक भी रहता है कि चल यार अपने दिल को भी तसल्ली देते रहते हैं। लेकिन अगर आजमाइश आ जाए और फिर वहां पे खड़े ना हो आप, तो फिर एक दिल में खलिश रह जाती है। पर कैफ अगले दिन मेरे घर पे हमारी पूरी जो फैमिली है उसका लंच था, जिसमें मेरे तमाम तर कजन्स इनवाइटेड थे, कजन्स की फैमिलीज, उनके बच्चे, शौहर, बीवियां, मतलब यू जस्ट नेम इट, मतलब यूं समझ लीजिए कि घर में कोई 30-35 लोग जो है वो मौजूद थे उस दिन। और ये हर साल में एक दिन ऐसा होता है। वो दिन कौन सा होता है मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ कि उसमें इस दावत का एहतमाम किया जाता है। वैसे तो 2 दिन है, लेकिन दूसरा जो दिन है वो उसमें मैं उसको दावत नहीं कहता, क्योंकि दावत खुशी में की जाती है, गम में नहीं की जाती। लेकिन ये जो दिन है ये आप यूं समझ लीजिए कि मेरा एक अपने आप से वादा है, या बस एक अहद है, या एक अदना सी कोशिश है, आप कुछ भी इसका नाम दे दें, कि मैंने कहा है कि जब तक मैं हयात हूं मैं ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें मेरी ड्यूटीज ये रहेंगी। तो खैर अगले दिन हमारा जो है वो एक मैंने जैसे कि आपको बताया कि घर में दावत थी, 35 से 40 मेहमान मौजूद थे। उस दिन क्या हुआ कि अमूमी तौर पर जहाँ पर गार्ड्स वगैरह होते हैं या जहाँ पर वॉचमैन होता है हमारा, मैं अपनी गाड़ी को वहां पार्क करता हूँ। उस दिन थका हुआ था, कहीं से शायद ट्रैवल करके आया था, और शायद मुझे ये भी लगा कि चूंकि सुबह अर्ली ऑन मुझे एक जगह पर पहुंचना है, और हमारे एक रिलेटिव्स हैं, मैंने वालदा से बात की तो वालदा ने कहा कि वो शायद ना आए। तो मैंने वजह पूछी तो शायद उन्होंने कहा कि दूर बहुत है, तो शायद वहां से आने में उनको मसला हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनको कह दें कि आने में मसला नहीं होगा, मैं खुद जाकर उनको ले आऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि सारी फैमिली यहाँ पर हो, एक खुशी का समय है, तो वो इसलिए ना आ सकें कि उनको आने में मसला है, चाहे वो XYZ कोई भी रीजन हो। लेकिन आप कह दें कि वो बस तैयार रहे, मैं वहां जाकर जहां पर भी है घर उनका, मैं वहां पे जाके उनको ले आऊंगा। और अगले दिन चूंकि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे एक रिकॉर्डिंग पे जाना था, तो मैंने गाड़ी जो है वो उस जगह से हट के खड़ी कर दी जहां पर अमूमी तौर पर वो होती है। खैर मैं वापस आया, अम्मी से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, सो गया। जब सुबह उठा तो तैयार हुआ जाने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग पे, उसी तरह आम रूटीन पे जैसे मैं उठता हूँ, नहाया, तैयार हुआ, सब कुछ हुआ। अम्मी से मिला, अम्मी से मैंने कहा अम्मी मैं जा रहा हूँ, तो पहले रिकॉर्डिंग पे जाऊंगा
और रिकॉर्डिंग के बाद जो है फिर मैं उनकी तरफ चला जाऊंगा, उनकी फैमिली को लेकर मैं आऊंगा, और जब तक मैं आऊंगा तो उस टाइम पे 3-3:30 बज रहे होंगे, तो उस टाइम तक बाकी मेहमान भी आ जाएंगे। तो बस आप तैयारी वगैरह करवा लें जो आपने घर में तैयारी करनी है वो कर लें। बाकी खाने का तो मैं चूंकि बाहर कह चुका हूँ, तो वो टाइम पे खाना बनकर तैयार होकर वो घर पे आ जाएगा। बाकी जो घर में डेकोरेशन या जो भी तैयारी है वो आप कर लें। खैर, ये गुफ्तगू करके मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो एक लम्हे के लिए वाकई, जिसको कहते हैं ना कि वो मोहसिन नकवी का एक शेर भी है ना कि जब तू मेरी आंखों से ओझल हुआ ना मोहसिन, जब वो मेरी आंखों से ओझल हुआ ना मोहसिन, सूरज सर पे था और हर तरफ अंधेरा छा गया। मेरी गाड़ी नहीं खड़ी थी नीचे, जहां मैंने रात को पार्क की थी वहां पर गाड़ी नहीं थी। मैंने अपने माइंड पे जरा थोड़ा सा जोर डाला कि यार मैं रात को बेकरी गया था, शायद वहां पे खड़ी कर दी हो, वहां से पैदल आ गया हूँ, या शायद कोई दोस्त ले गया हो, या शायद वहां खड़ी की है या नहीं की। लेकिन मैंने थोड़ा सा जब रिकैप किया तो मुझे अंदाजा हुआ 2 से 3 मिनट में कि मेरी गाड़ी जो है वो चोरी कर ली गई है। इसी असना में मेरी वालदा की आदत है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो वो जरा बाहर तक जो हमारी कह लें कि गैलरी है वहां पर आती हैं, मुझे हाथ हिलाती हैं। तो जब वो आई तो उन्होंने आते ही पहला सवाल यही किया कि कहाँ है गाड़ी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अम्मी मेरी शायद समझ गई होंगी मेरी आंखें देखकर या जो भी है, बहरहाल वो नीचे आई फटाफट। तो इतनी देर में मैं थोड़ा सा आगे होकर लेफ्ट राइट देख रहा था कि शायद अभी ज्यादा दूर ना गई हो। मेरी वालदा आई और मेरी वालदा ने कहा कि गाड़ी चोरी हो गई है। मैंने वापस अपनी वालदा की तरफ देखा और मैंने वालदा को खामोश रहने का यूं हाथ से इशारा किया और मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी, जिस तरह से सब कुछ प्लान्ड है उसको वैसे ही कीजिए। जब तक मैं ना कहूं आपने ये बात किसी को नहीं बतानी है, किसी को नहीं बतानी, इवन उन मेहमानों को भी नहीं बतानी जो ऑलरेडी हमारे घर में अभी मौजूद है। जिस तरह से प्लान्ड है कि लोगों ने आना है, बैठना है, एक छोटी सी फेस्टिविटी होनी है, थोड़ी सी खुशी का इजहार जो होना है, खाना खाया जाना है, एक फेस्टिविटी है ना, जैसे एक फेस्टिविटी होती है, उसको एज इट इज रखिए। आपने उसको खराब नहीं करना है, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, रंग में भंग नहीं डालना है। उस खुशी से बढ़कर ये दुख नहीं है, या गम नहीं है, या टेंशन नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं। और मेरे बैक एंड पे ये भी था भी कि यार हो जाएगी, मिल जाएगी, कोई इतना मसला नहीं है, मैं भी राब्ता करता हूँ, किसी न किसी से कोई राब्ता हो जाएगा। बार कैफ वालदा मेरी मुझे कहती रही कि नहीं ज़िशान, मैं कह देती हूँ कि मिसहैप हो गया है, हम मना कर देते हैं। मना करने से मुराद यानी कि ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कि नुकसान हो गया था तो अब बाकी खर्चे के एतबार से वो ये कह रही थी, लेकिन शायद उनके ज़हन में ये था कि अब इस कंडीशन के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ घर में खुशी का माहौल कैसे बन पाएगा। तो मैंने उनका कहा कि आप बेफिक्र हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हूँ। और बल्कि आपने उनको भी ये नहीं कहना जिनको आपने कल कहा था कि ज़िशान आपको लेकर जाएगा अपनी गाड़ी में, मैं उनको लेकर आऊँगा, मैं उनको भी एज इट इज लेकर आऊंगा और आप बेफिक्र हो जाए, बस आप खामोश हो जाएं, आप जिस तरह सब चल रहा है बस आप उसको वैसे चल लेते हैं। इसके बाद दूसरा ख्याल मुझे अपने एक दोस्त का आया, क्योंकि मुझे गाड़ी तब्दील करनी थी, नई गाड़ी लेनी थी। तो मैंने उस गाड़ी के आधे पैसे एक दोस्त से ले रखे थे और आधे जो है वो ऑब्वियसली उसने मुझे देने थे, और फिर मैंने बाकी पैसे उसमें डाल के अपनी ये गाड़ी नहीं लेनी थी और वो वाली गाड़ी उसको दे देनी थी। पहला ख्याल मेरे जहन में ये आया कि अब जाहिर है चूंकि उस तक जब ये खबर पहुंचेगी तो कहीं उसको ये टेंशन ना हो कि यार मेरे पैसे अब क्या बनेगा, मेरे पैसों का वापस होंगे नहीं होंगे, गाड़ी तो गई। तो आप यकीन करें, और मैं आपको ये बात बड़ी हल्फन कह भी रहा हूँ कि वो नहीं सुनता, उसका खुदा सुनता है, कि मेरे से तकाजा नहीं किया उसने पैसों का, बिल्कुल तकाजा नहीं किया मेरे से पैसों का। लेकिन वो हमारी एक है ना कहावत है कि अगर हांडी का मुंह खुला हो तो अगर कोई जानवर गुजर रहा हो तो उसको शर्म चाहिए। खैर, पहला काम इनिशियली मैंने ये किया कि मैं ऑल द वे पुलिस स्टेशन गया, मैंने वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाई, FIR करवाई। मैंने कहा चले जो नुकसान होना था वो तो हुआ, ये ना हो कि वो किसी और
एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए गाड़ी और फिर प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो है और सिस्टम आपको पता ही है। खैर मैंने पहला काम वहाँ पे जाके किया कि FIR कटवाई, और जिस तरह के मैं बात बड़े अदब और एहतराम के साथ ही कर सकता हूँ कि जिस तरह एक आम सिटीजन के साथ होता है कि जी आप एक रिपोर्ट दे दीजिए तो हम कर देते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, मैं FIR कटवाने आया हूँ, आप मेरी FIR काटें। सो थोड़ा सा जब उन्होंने रेजिस्टेंस शो की तो देन फिर ऑब्वियसली मुझे कॉल करवानी पड़ी। जब कॉल हुई तो उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट भी खुद लिखी, FIR भी खुद लिखी, भाग दौड़ भी बड़ी की बेचारों ने। बार कैफ में उसी दिन रिकॉर्डिंग जो मेरी थी, मैं चला गया उस रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग करवाने के बाद मैंने उनको बताया कि मेरे साथ आज ये वाकया पेश आया और मैं अभी किसी की गाड़ी जो है वो लेकर आपके पास आया हूँ। और वो 2 मिनट मेरा चेहरा देखते रहे कि ये इंसान पागल है, अबनॉर्मल है, एलियन, ये क्या है कि मतलब इसकी गाड़ी चोरी हुई है और ये एक कमिटमेंट हमारे साथ इसकी थी कि इसने आज रिकॉर्डिंग पे आना, और ये आके पहुंच गए यहाँ पर। तो मतलब सर दर्द हो जाए तो कहते हैं यार फाइन मैं नहीं आ रहा। तो उसने कहा यार आप बता देते हम। मैंने कहा नहीं, अगर मैं मिस कमिटमेंट करता तो ये 6-7 बंदे जो आप लोगों ने अलाइन किए इन सबके साथ मिस कमिटमेंट आपको करनी पड़ती। तो बार कैफ जिंदगी तो नहीं रुकती। मैंने फिर वहीं से मैं वहाँ गया, जो मैंने आपको बताया कि जिन फैमिली को कहा था, मैंने उनको पिक किया, उनको मैं घर तक लाया। हम रास्ते में हंसी मजाक करते रहे, शुगल करते रहे, और उनको मेरे घर आने तक भी पता नहीं चला कि ये मिसहैप हुआ है। उसके बाद एक्टिविटी शुरू हुई। मेरी एक आदत है, जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए मैं उनको बिठा लेता हूँ, उनसे सवालात पूछता हूँ, इस्लामिक सवाल पूछता हूँ, साइंस के पूछता हूँ, पॉलिटिक्स से पूछता हूँ, और फिर जैसे जैसे कोई जवाब देता है तो किसी को 50 रुपए नाम, किसी को 20 रुपए नाम। तो वो बड़ी मशहूर है एक्टिविटी, मेरे हवाले से बहुत मशहूर एक्टिविटी है। मैं अगर घर पे ना भी हूँ तो मेरे घर पे अगर बच्चे आ जाए तो मेरे वालिद से पूछते हैं भाई कब आएंगे, भाई कब आएंगे, वो हमने गेम खेलनी है उनके साथ। बहरहाल मैंने उसी तरह बच्चों के साथ एक्टिविटी की। मेहमान सारे जो जिन्होंने आना था वो आए, घर पहुंच गए, फेस्टिविटी हुई, खाना वगैरह हुआ। खाने के एंड पर मेरी वालिदा ने बड़ी रिक्वेस्ट मुझसे की कि मुझे आप ये बताने इसलिए दो ताकि दुआ कर सके लोग, दुआ में बात शामिल हो जाए। सो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी चलें, ये चीज तब कीजिएगा जब सब कुछ एंड हो जाए, जब फेस्टिविटी एंड हो जाए, जब ये अपने अपने घरों को जा रहे हो फिर कहिएगा, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि खाना खाते हुए भी इनको ये महसूस हो कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, खाने का भी मजा जो है वो बदमजा ना हो। लेट देम एंजॉय। मैं उनके साथ खेलता रहा, एंजॉय करता रहा। खैर बैक एंड पे मैं कांटेक्ट में था अथॉरिटीज के साथ। उस दिन मुझे ये अंदाजा हुआ कि सेफ सिटी कैमरास जो हमारे इस्लामाबाद में लगाए गए हैं उनमें से बहुत सारे तो चल ही नहीं रहे। ठीक है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। उस दिन मुझे पहली दफा ये अंदाजा हुआ कि हम जो सेफ सिटी की बात करते हैं उसमें बहुत सारे कैमरास ऐसे हैं जो सेफ सिटीज के चल ही नहीं रहे। अच्छा, बहरहाल मामला खत्म हुआ, आखिर टाइम आया। अब जब सब मेहमान जाने लगे तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं इनके सामने अर्ज कर देता हूँ कि जनाब ये वाकया हुआ है, ये नुकसान हो गया है, लेकिन हमने बताया इसलिए नहीं, 2 वजूहात की वजह से। एक तो आज का दिन इतना बड़ा है, आज का दिन इतना बड़ा है कि इसके सामने कोई नुकसान नहीं है। बज़ाहिर अगर किसी को कोई नुकसान नजर भी आ रहा हो तो मैं नहीं मानता कि कोई नुकसान इतना बड़ा हो कि जो इस दिन की खुशी से तजावुज कर जाए या बड़ा हो जाए। और दूसरा ये कि मेरा ईमान है कि आज के दिन अल्लाह किसी का नुकसान नहीं कर सकता। आप यकीन करें कि जो गेस्ट हमारे घर मौजूद थे उन्होंने मेरी वालिदा से कहा कि ये क्या है, इवन खास तौर पे बल्कि वो जो फैमिली जिसको मैं लेकर आया था उन्होंने कहा यार रास्ते में हमारे साथ खेलता आया, बच्चों के साथ छेड़छाड़ी करता आया, मेरे साथ गपशप लगाता आया, हमें 1 सेकंड के लिए इस बंदे ने इस चीज का अंदाजा नहीं होने, बल्कि उसने कहा मेरी वालिदा से कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं तो 10 दिन उठ ना सकता, ये बहुत हौसला है इस बंदे का या बहुत हौसला है इस लड़के का। सो बार कैफ मैंने उनसे कहा कि ना बताने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा ईमान है कि आज के दिन अल्लाह किसी का नुकसान नहीं कर सकता। खैर मेहमान चले गए, दुआएं देकर मामलात होते गए। दूसरा मैंने काम सबसे पहले ये किया कि मैं अपने उस दोस्त के पास गया। जाहिर है बात तो बतानी थी, मैंने उसको बताई, और एज इट इज जो अमाउंट उसकी मेरे पास अमानतन थी मैंने वो अमाउंट उसके हवाले की। मैंने कहा देखो चीज चूंकि अभी आधी तुमने पैसे दिए थे, आधे नहीं दिए थे,
तो जितने पैसे अभी तुम्हारे मेरे पास आए थे वो मेरे पास अमानत थे, चूंकि चीज मुझसे चोरी हुई है, तुमसे नहीं हुई है, तो ये नुकसान मेरे ऊपर है, तो ये तुम्हारी रकम जो मेरे पास आई थी ये तुम्हारी अमानत है। और थोड़ा सा, चूंकि मैं 1-2 प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर चुका था, तो थोड़ा सा चीजें जो है वो फ्लो में नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे जहन के 1000वें हिस्से में ये बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उसको एक लम्हे के लिए भी ये लगे कि यार ये क्या चक्कर है यार, ये तो मेरे तो पैसे गए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि उसने एक लम्हे के लिए भी कभी मुझसे तकाजा नहीं किया। बहरहाल मैंने उस दोस्त को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत थी, बाकी बस अल्लाह को ही मंजूर था तो हुआ। खैर उसकी अमानत उसके हवाले की। उसके बाद जो अथॉरिटीज थी मैंने उनसे राब्ता किया, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि शायद अगर मैं बहुत ज्यादा तगोदो करूंगा तो कुछ बन पाएगा। लेकिन एक तो जब चीज कोई चोरी हो जाती है और उसके ऊपर FIR हो जाती है, तो जब वो आपके पास आती है तो वो उम्र भर के लिए मशकूक हो जाती है, उम्र भर के लिए मशकूक हो जाती है। जब भी वो किसी आप कह लीजिए कि गेटवे से गुजरेगी, किसी भी इदारे में दाखिल होगी, तो वो मशकूक होगी क्योंकि इसके ऊपर FIR हुई हुई है, चाहे आपने वो ले भी ली है, स्पुरदारी हो भी गई है। दूसरा ये था कि मुझे ये अंदाजा हुआ कि जिस तरह से चूंकि मेरे नाम के ऊपर थी, तो जो भी उसकी आप कह लेंगे प्रोसीजर था, उसके लिए मुझे जगह जगह पेश होना पड़ना था। और जो मेरा एक लाइफस्टाइल या मेरा वर्क स्टाइल है, लाइफस्टाइल भी नहीं, जो मेरा वर्क स्टाइल है, मैं कभी लाहौर में होता हूँ, कभी कराची में होता हूँ, कभी कोयटा में होता हूँ, कभी इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में होता हूँ, मुख्तलिफ एरियाज में होता हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं रोज सुबह उठूं और तैयार होके अथॉरिटीज के दफातर पहुंच जाऊं और मामलात हम करते रहे। 1 दिन देखा, 2 दिन, 3 दिन, सो मैंने सब्र कर लिया। मैंने कहा ठीक है, अगर मिलनी हुई तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी हुई तो खैर है, यही अल्लाह की रजा। मुझे 4 दिन के बाद एक कॉल आई। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात भी बताऊं कि ये जब सारा स्टेरी हुआ तो मैंने उस रात आके प्रोग्राम भी किया था यहाँ पे FM 101 पे, मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम भी किया था और मैंने ये बात नहीं बताई थी। लाइक जिस दिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मैंने उसी रात मेरा शायद प्रोग्राम था, तो मैंने यहाँ पे आई केम फॉर द प्रोग्राम। ज़ाहिर है मैं उनकी रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था, तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं आना था, आप लोग तो मेरे और हिसाब था आप लोगों के साथ। अच्छा, मुझे 5 दिन के बाद एक कॉल मौसूल हुई। आपकी गाड़ी का कलर ये था, नहीं आपकी गाड़ी चोरी हुई है। मैंने कहा हाँ जी। आपकी गाड़ी का कलर ये था, आपकी नंबर प्लेट ये थी, गाड़ी का जो राइट टायर है उसके ऊपर ये निशान था। मुझे ऐसा, मतलब वो 4-5 निशानियां ऐसी थी जो कि जाहिर है उसी शख्स को पता हो सकती थी जिसके सामने गाड़ी खड़ी थी। तो मुझे लगा कि शायद गाड़ी जो है वो मिल गई है और शायद ये हमारे जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से कॉल है। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यही वाली गाड़ी, आप सही फरमा रहे हैं। और मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ी, जिस तरह अभी आपके भी दिल में दौड़ रही होगी। क्योंकि कनेक्शन तो है ना, मोहब्बत शायद इसी को कहते हैं कि जिसकी खुशी अपनी खुशी लगे और जिसका गम अपना गम लगे। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मेरी बात को मुकम्मल सुनिए। अल्लाह ताला आपके और मेरे दिल में राहतें और रोशनियां नसीब करे। अच्छा, बार कैफ जो निशानियां उसने बताई, मैंने कहा यार मेरे ज़हन में, कहा बिल्कुल बिल्कुल यही है, आप बताएं। मुझे लगा अथॉरिटीज की कॉल है, गाड़ी मिल गई है। उसने कहा भाई आपकी गाड़ी मुझे बेची गई है और इतने में बेची गई है और 50,000 रुपये मैं ऊपर लूंगा तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप फलां सेक्टर में गाड़ी आपकी खड़ी होगी, आप आके ले जाइएगा। मैंने उसे कहा कि यार आपने एक चोरी शुदा गाड़ी खरीद ली है और आप उसके ऊपर मेरे से भाव ताव कर रहे हैं। तो उसने कहा जी बस ऐसे ही है, बस इतने में मैंने खरीदी है, तो आप 50,000 रुपये ऊपर मुझे प्रॉफिट दें तो फलां जगह से आप आके मेरी गाड़ी अपनी गाड़ी आप ले जाएं। मैंने उसको कहा कि ऐसे चलें, आप कहाँ पर हैं मुझे बताएं, मैं पैसे ले आ। तो मैंने, यकीन करें, मैंने फिर भी यही सोचा कि यार दोबारा भी तो गाड़ी खरीदनी है, चलो यही सोच लूंगा कि ये महंगी मिल गई थोड़ी सी। मैंने कहा मुझे बताएं कहाँ पे, मैं पैसे लेकर आ जाता हूँ। उसने कहा नहीं आप लेकर नहीं आएंगे, आप अकाउंट के थ्रू भेजेंगे। वहां पर इट्स रिंग अ बेल इन माई माइंड कि ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है दोबारा। और ये बात
करने का एक मकसद, ये वाला पार्ट बताने का मकसद ये भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस तरह के मामला से दूर रखे, लेकिन कभी ऐसा हो तो आपने इस ट्रैप में नहीं आना। तो मैंने उसे कहा कि यार आपको तो पैसों से मतलब है ना, आप बल्कि अच्छा है बजाय इसके कि बैंक के थ्रू मैं आपको भेजूं, आप मुझसे कैश लें और मुझे गाड़ी बस दे दें। बाद कहते नहीं नहीं, आप आधे पैसे बैंक में दे दें, अकाउंट में भेज दें और आधे आप ले आए। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। खैर गुफ्तगू करते 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 मुझे ये अंदाजा हो गया कि वो बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, गाड़ी उसके पास नहीं है। लेकिन मेरे ज़हन में बार बार जो सवाल आ रहा था, जो कि शायद आपके भी ज़हन में आ रहा हो, फिर इसको गाड़ी के बारे में इतनी डिटेल्स कैसे पता है। मैंने फटाफट जो कंसर्न SHO साहब थे, मैंने उनको कॉल की, फॉरवर्ड किया, बल्कि मेरे एक दोस्त होते हैं, वो IG साहब के PR ऑफिसर्स हैं, मैंने उनके थ्रू बल्कि उनको कहा कि यार आप कॉल करें। उन्होंने कॉल की। आई एम अ वेरी काइंडफुल टू ईच एंड एवरीवन जो कि इन्वॉल्व रहा उस टाइम पे मेरे साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी जिसको भी मैंने राब्ता किया, वो रात के 2 बजे भी टोस पर खड़ा हो गया मेरे लिए। अच्छा, बहरहाल उन्होंने राब्ता किया, SHO साहब ने उसी टाइम फटाफट मुझे कॉल की। काफ़ी टाइम हो चुका था, हालांकि उन्होंने उसी टाइम अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल किया। शान साहब, आप को इस तरह की कॉल मौसूल हुई है, तो आप बिल्कुल भी पैसे आपने भेजे तो नहीं? मैंने कहा नहीं जी, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि पैसे भेजूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप इसलिए ना भेजिएगा क्योंकि फ्रॉड कॉल है और 3-4 लोगों को जिसकी गाड़ियाँ और भी गुमी हैं, तो इस तरह की कॉल्स उनको गई हैं। तो मेरा सवाल उनसे ये था कि सर, ये डिटेल्स तो मैंने लिखवाई थी FIR के अंदर, ये जो डिटेल्स हैं ये मुझे पता थी, मैंने FIR के अंदर रिकॉर्ड करवाई थी कि FIR में ये डिटेल्स लिखें आप। तो ये डिटेल्स उस शख्स को कैसे पता है? या तो फिर कोई ऐसा शख्स है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने पता करवाया, हमारा डाटा लीक हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन FIR हमने आपकी जो है वो काटी थी, तो वो डाटा हमारा हैक्ड हुआ या लीक हुआ है। तो ये भी मेरे लिए एक नई बात थी और बड़ी अजीब बात थी कि अगर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी डाटा लीक हो सकता है या डाटा हैक्ड हो सकता है, तो फिर आप और मैं कहाँ पर, किस मयार पर खड़े हैं। बहरहाल जैसा कि मैंने आपसे कहा कि खैर अल्लाह ने मुझे उस स्कैम से बचाया, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाजा था कि अगर मैं बियॉन्ड पावर जाकर और मैं वाकई अगर ये जिद ठान लेता कि मुझे वो चीज़ वापस लेकर आनी है, तो मैं ले आता। अप्रोच शायद मैंने अपनी 5% भी नहीं लगाई होगी, उस पर 10% भी नहीं लगाई होगी, लेकिन तरीका चूंकि अब ऐसा था कि मेरे 15, 20, 25, 30 दिन जो हैं वो इसमें गुजर जाने थे कि मैं फलां इदारे में जा रहा हूँ, फलां इदारे में जा रहा हूँ, फलां इदारे में जा रहा हूँ। और जब मैंने उसका एक अल्टीमेटम, लाइक एक होता है ना कि एस्टीमेट लगाया, अल्टीमेटली उसका एक एस्टीमेट लगाया, तो मेरा उन 20-25 दिनों में जो मेरे इवेंट्स हैं या जो मेरी बुकिंग्स हैं, उसका नुकसान इतना ज़्यादा मुझे होना था कि शायद वो गाड़ी की रकम से ज़्यादा था। सो मैंने इसी में आफियत जानी कि मैं इसको फॉलो अप नहीं करूँगा, कभी मिलनी हुई तो मिल जाएगी, नहीं तो खैर है, जो ले गया अल्लाह उसका भला करे। खैर बाद में मुझे खबर मिली कहीं से कि उसमें एक राजदार ही इन्वॉल्व था। सो बहरहाल अल्लाह ताला जो है सबको हिदायत दे मूविंग फॉरवर्ड। और एक वजह शायद फिर उसको प्रोलॉन्ग करने की ये भी थी कि जब मुझे पता चला कि राजदार इन्वॉल्व है, तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और मैं यही कह सकता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि एक ऐसी सिचुएशन में बात चली जाए कि जहां पर कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपने एक अच्छा टाइम गुजारा हो, तो वो आपके सामने मुजरिम के तौर पे खड़ा हो जाए। और दूसरा एक ये वजह थी, और मेन वजह खैर ये तो मुझे बाद में पता चला कि कोई बंदा इन्वॉल्व है, उससे पहले मेन वजह यही थी कि जब मैंने हिसाब लगाया कि जनाब मैं 20-25 दिन अगर ये ख्वारी करूं तो मैं ज़ाहिर है इवेंट्स के लिए नहीं जा सकूंगा, तो उसमें से पैसे जो आने हैं वो मुझे, जो एडवांस लिया है वो मुझे वापस करना पड़ेगा, और जिनके एडवांस आने हैं वो नहीं होंगे, तो बहुत मुझे अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा जी बस ठीक है, जो होना था हो गया। मेरा ईमान है कि इस दिन में किसी का नुकसान अल्लाह नहीं करेंगे। अब वो दिन कौन सा अभी तक शायद मैंने बताया नहीं, और शायद आप गेस भी कर गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, दैट इज समथिंग टू लिसन अबाउट। दिन गुजरते जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मुझे अचानक एक कॉल आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप अपना अकाउंट नंबर भेज सकते हैं? मैंने कहा जी क्यों? यार आपने
कोविड में हमारे साथ एक इवेंट किया था 2020 में, आपकी पेंडिंग है पेमेंट, वो हमने अपना ऑडिट कराया तो आपकी पेमेंट पेंडिंग आ रही थी, तो आपको भेजने हैं। कब? 2020। ठीक है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ब्रदर 2020 का इवेंट है, आप अभी क्यों? नहीं यार बस वो हमारा ऑडिट अभी हुआ तो बस वो आपको आप देख लें, आपने वो मैं आपको वो भेज देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भेज दे। वो उसने मुझे बाकी वो वाउचर्स वगैरह भेजे तो मुझे याद आ गया कि 2020 में क्या था। अच्छा जी, साल पुरानी पेमेंट रिसीव हो गई। मेरे पास कुछ प्राइस बॉन्ड्स थे जो कि मैं वैसे ही मैंने ले लिए, मतलब अम्मी ने मेरे लिए थे और उनको पैसों की जरूरत थी, तो मैंने कहा आप कहाँ कैश करवाने जाएंगे, आप मुझसे कैश ले लें और प्राइस बॉन्ड मुझे दे दे। मैंने उनसे प्राइस बॉन्ड लेके रख लिए और पैसे उनको दे दिए। वो कहता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। मैंने कभी वो नहीं देखे थे कि लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। वो तकरीबन 2.5-3 साल वो मेरे पास पड़े रहे, 2-2.5 साल वो मेरे पास इसी तरह मैंने लेके ड्रेस ड्रॉयर में रखे, वो शॉपर में थे, मैंने उसी तरह रख दी, कभी ना देखे ना कभी खोले। अब यहां से जो पार्ट अगला शुरू है ना, पहला वाला पार्ट वो सिर्फ मेरे और तेरे लिए था, जिशानियन तुम्हारे और मेरे लिए, कि वो थक के आने से ज्यादा कोई और चीज। ठीक है, अब यहां से आगे बताने की नीयत और वजह सिर्फ ये है कि इश्क तेरे लिए क्या कर सकता। ठीक है, खैर वो मैंने जैसी अम्मी से लिए लेके अपने ड्रॉअर में रख दिए थे। डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब जाहिर है मैं अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहा था, लॉस तो जाहिर है पैसों का तो लॉस था, अकाउंट थोड़ा शफल हुआ, तो अचानक मैंने गूगल पे सर्च किया कि इनकी कुरानदाजी कब होती है, तो उन्होंने बताया कि जी इस डेट को हो रही है। मैंने ऑनलाइन चेक करना शुरू किए, तकरीबन कोई 100 या 150 प्राइस बॉन्ड थे। पहला क्लिक किया, ठक निकल आया जी। दूसरा क्लिक किया, ठक निकल आया जी। तीसरा ठक निकल आया जी। चौथा ठक निकल आया जी। तो वो तकरीबन 100-150 प्राइस बॉन्ड में से कोई 8 या 9 लगे। अब वो लगे इस तरह, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि एक ही कुरानदाजी में आपके कैसे लग गए इतने। तो मैं आपको भी थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वो एक ही कुरानदाजी में नहीं लगे, वो चूंकि 2 साल से मेरे पास थे, तो 2 साल तक जो कुरानदाजियां होती रही। एक्चुअली स्टेट बैंक का रूल ये है कि अगर आपके पास एक प्राइस बॉन्ड है और आपने उसको 2 साल या जितना भी अरसा वो आपके पास है, हर 3 महीने बाद उसकी कुरानदाजी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बॉन्ड 2021 में लिया था और आपने उसकी कुरानदाजी नहीं देखी और 2022 के दरमियान में आपको याद आया कि आपके पास प्राइस बॉन्ड था और आपने उसको लगाया, अगर 2021 में भी वो लगा हुआ और आपने कैश नहीं कराया तो आप ले सकते हैं उसको। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो जो 8-9 लगे उसमें से कोई ऐसा था जो साल पहले लगा हुआ था, कोई 3 महीने पहले लगा हुआ था, कोई 6 महीने पहले लगा था, क्योंकि मैंने तो कभी चेक ही नहीं किए थे, मुझे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, मुझे याद भी नहीं था कि मतलब मेरे पास पड़े भी है कि नहीं पड़े। अल्लाह का इतना एहसान था। अच्छा, कुछ चीजें वहां से हो गई, कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि जी फला 2020 में आपने इवेंट किया था जी। अच्छा, फिर क्या है जी, जा रहा हूँ कहीं पे, एकदम कॉल आई, हाँ जी सलाम शान साहब बात कर रहे हैं जी। सर वो फलान दिन आप फ्री हैं? हाँ जी फ्री हैं, इवेंट है लेकिन हमारा थोड़ा सा बजट अगर आप एडजस्ट कर ले। मैंने कहा जी बताएं। सर इतना है, जितना उस बंदे ने बताया वो उससे कोई 50 गुना ज्यादा था जो कि नॉर्मली मैं चार्ज करता हूँ। अच्छा, मुझे लगा मजाक कर रहा है, मैं सीरियस आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा आपको नंबर किसने दिया है? कहते सर वो नंबर तो हमने अरेंज कर लिया था, तो आप बता दें आप अवेलेबल हैं तो मुझे बताएं, मैं एडवांस भेज दूं। मैंने उसी टाइम उसको अकाउंट भेजा, मैंने कहा मैं चेक करता हूँ उसको। आप यकीन करें उसने आधी पेमेंट एडवांस भेजी थी। अब एक सर्कल होता है ना, एक चीज होती है कि अब यहां पर मैं आपको मिसाल इस तरह की देता हूं, मेरे साथ तो वो मिसाल मतलब मैं तो 1000वां हिस्सा भी उसका कहीं पे, 1000वां क्या करोड़वां हिस्सा भी कहीं इस चीज का नहीं है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी बेयारो मददगार या इतना प्रॉब्लम फेस करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, तो दुआ ही कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि भाई मुश्किलें आसान हो। भाई दुआ कर लेते तो फिर साबित कदमी कहाँ रह जाती? आखिरी लम्हे तक खुदा ताला भी देखते रहे ना। जैसे ही गर्दन कटी, दैट्स इट, बस। फिर अल्लाह ने कहा अब देख अब मैं क्या करता हूं तेरे लिए। मैं कल एक जगह पर बैठा हुआ था, मेरी एक शख्स से थोड़ी सी बहस भी हो गई इसके ऊपर। बहस से मुराद है कि मतलब अच्छे वे में बहस, मतलब मेरी अब आदत हो गई है कि मैं समझ लेता हूं कि बंदा कितना उसके अंदर अब्जॉर्व करने की सलाहियत मौजूद है।
तो मैंने उससे कहा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तारीख वही लिखता है जो जिंदा रह जाता है या जो जीत जाता है। तो फिर ये जिंदा मुआवजा नहीं है कि आज जो जिंदा रहा, जो जीता, उसके ऊपर लोग लान तान कर रहे हैं, और जो शहीद हो गया या जो बज़ाहिर दुनिया से चला गया उसके लोग सदके वारी जा रहे हैं। तो ये जिंदा मुआवजा नहीं है तो और क्या है। सो एक टाइम पीरियड होता है कि जिसमें एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, आप कहते हैं ओके ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा आप इस पे राजी हैं मौला, ये भी ठीक है, अल्लाह जी आप इस पे राजी हैं, अल्लाह जी ये भी ठीक है, हाँ मौला आप इस पे खुश हैं, ये भी ठीक है, अच्छा इसी दिन का इंतखाब किया, चलें ये भी ठीक है। जब ये आप एक पॉइंट आता है ना, जब वो आप चेक करते जाते हैं, जब वो चेकलिस्ट खत्म हो जाती है तो फिर आवाज आती है ओके जी डन, नाउ इट्स टाइम टू गिव यू बैक। अब जरा अपनी झोली सीधी कर ले, तू क्या दे सकता था, ये तेरे से कोई क्या ले जा सकता था, अब जरा अपनी झोली सीधी कर ले, अब लेने का टाइम आ गया। सो मैं हैरान हूं कि 2020 में किया हुआ इवेंट उसके पैसे आ रहे हैं, 3 साल पुराने बॉन्ड्स पड़े हैं वो लग रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन कॉल आ रही है जी हम इतने पैसे दे देंगे। देन खैर उस 6-7 दिनों में मैंने इतने पैसे बना लिए कि मैं एक नई गाड़ी खरीद लेता। 7-8 दिनों 11-12 दिनों में कुछ मैंने इवेंट्स किए, कुछ वो बॉन्ड्स और कुछ वहां से, तो इतने पैसे मैंने बना लिए कि मैं एक नई गाड़ी खरीद लेता। अच्छा अब मैं गाड़ी देख रहा हूं कि मुझे जो पसंद है, मैंने अपना फेवरेट मॉडल कलर डाला तो मुझे एक गाड़ी मिली बहुत ही अच्छी कंडीशन में, मतलब पिक्चर्स में तो लग ही रही थी अच्छी, जाहिर है पिक्चर में तो लोग वैसे ही वॉश वूश करा के खड़ी करते, बड़ी खूबसूरत गाड़ी, वॉश्ड, इंजन वाइज, लाइट्स, मतलब एवरीथिंग जो आपका एक वो होता है ना कि यू जस्ट नेम इट, कि जो भी एक अच्छी लग्जरी, जैसे पावर विंडोज, स्टीयरिंग एंड ऑल दैट, यू नो, हर वो लग्जरी चीज जो कि एक गाड़ी के अंदर होती है वो मौजूद उसमें। मैंने उस बंदे को कॉल की, मैंने कहा जी आपकी गाड़ी लिस्टेड है, मुझे अच्छी लगी, पसंद लगी, कहाँ देख सकते हैं इसको, लेकिन जो आपने प्राइस कोट की है, आपकी गाड़ी के लिहाज से आपने प्राइस बहुत मुनासिब रखी। मैंने उससे सीधी बात की, मैंने ये नहीं कहा कि यार ये तो आपने महंगी रखी है, तो ऐसे है, तो फलां है, तो दिमाग का, मैंने सीधी उससे बात, मैंने कहा यार आपकी जो गाड़ी है ना, जिस तरह की तस्वीरें, अगर तो वाकई तस्वीरों वाली गाड़ी है तो आपकी प्राइस बहुत मुनासिब है, लेकिन मैं इसको बहरहाल मेरे लिए थोड़ी सी ये हाई है, लेकिन मुझे गाड़ी आपकी पसंद है, मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा जी आप फलां जगह पर आ जाए। मैं चला गया जो जगह उसने मुझे बताई, मैंने गाड़ी देखी, एग्जैक्ट वही चीज थी जो तस्वीरों में थी, एग्जैक्ट वही चीज थी। गाड़ी देखते ही वो एक होता है ना कि दिल में ख्याल आ गया यार यही चाहिए थी। मतलब आप यकीन करें, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और खुदा ताला जो है इस पूरी गुफ्तगू को सिर्फ आपके लिए एक रोशनी बना के पेश कर दे, आपके अंधेरों को दूर कर दे मेरा अल्लाह। बहरहाल वो आप एक ज़हन में सोचते हैं यार ये कलर होना चाहिए, मतलब एज आई टोल्ड यू बिफोर कि चूंकि मैंने आधे पैसे दोस्त से लिए रखे थे, तो मेरे तो ज़हन में ऑलरेडी था कि वो गाड़ी मैंने बेचनी है और उसके बाद उसको चेंज करना है। तो अब जो चेंज करना है वो मेरे माइंड में था, यार ये वाला मॉडल लूंगा, अप मॉडल लूंगा, ये ब्रांड होगा, ये कलर होना चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे 99% वो गाड़ी जैसे मेरे जहन में थी, किसी ने जहन से स्केच निकाल के बाहर वो गाड़ी खड़ी कर दी। मैं पहुंचा वहां पे, मैंने कहा जी मुझे ये गाड़ी चाहिए, लेकिन अच्छा मेरे माइंड में अब एक और चीज थी, मेरे माइंड में ये थी कि मैं गाड़ी छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज मुझे एक चीज पसंद आ गई है। ये थोड़ी सी आप इसको शायद मेरी कमजोरी भी कह लें, इंसान हो है इंसान हो या कोई ऐसी चीज हो जो मुझे पसंद आ जाए, तो फिर मैं बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देता हूँ, फिर मैं नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं, फिर मैं ऑल्टरनेटिव वेज देखता हूं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इसको रख लूं। बहरहाल लेकिन होता कम ही है, इंसान भी कम ही पसंद आते हैं और चीजें भी कम ही पसंद आती हैं। बहरहाल मेरे ज़हन में अब ये था कि चलो जितने पैसे मेरे पास हैं वो उतने मैं इसको देता हूँ, बाकी का चेक दे देता हूँ अगले आने वाले दिनों में, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अंदाजा हो जाता है कि जो कि इवेंट्स पहले अलाइंड होते हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि इस महीने के एंड तक या 15, 20, 25 दिनों तक मैं इतना पैसे बना लूंगा तो मैं इसको बाकी वो दे दूंगा। तो मैंने कहा मैं बाकी का 10, 15, 20 दिनों का इसको चेक दे दूंगा और बाकी मैं इससे लेके गाड़ी जो है मैं चला जाऊंगा। खैर मैंने
वैसे एक होता है ना कि वो जैसे मुनीर नियाजी साहब का एक शेर भी है कि आवाज देकर देख लो शायद वो लौट आए, आवाज देकर देख लो शायद वो लौट आए, वरना उम्र भर का सफर रायगां तो है ही। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार चलो नहीं देगा, मैं इसको कोट तो करता हूँ अपनी ये प्राइस जो कि मेरे पास है, या जो मेरे मैंने एक एस्टिमेटेड बजट बनाया अपना। मैंने उसे कहा ब्रदर मेरे पास जो अभी बजट है वो ये है, क्या इसमें गाड़ी एडजस्ट हो सकती है? उसने कहा ब्रदर जो आप मुझे बता रहे हैं आप ठीक है, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन जितना आप बता रहे हैं इससे यकीन करें कि 50,000 रुपए ऊपर, जितना आप बता रहे हैं उससे 50,000 रुपए ऊपर कल एक बंदा जो है वो देकर गया और वालिद साहब ने नहीं दी। 50,000 रुपया हाथ में पकड़ा रहा था, मतलब जितनी आप बता रहे हैं उससे 50,000 रुपए ऊपर वो हाथ में पकड़ा रहा था कि आप ले लें। वालिद साहब ने कहा नहीं जी नहीं देनी। और मैंने उससे ज्यादा बहस इसलिए नहीं की कि वो सच कह रहा था। एक होती है ना एक चीज, एक आपको नजर आ जाती है कि हाँ हुआ होगा ऐसा, क्योंकि वो नजर आ जाती है कि चीज कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है। इतनी देर में खैर हम जब गाड़ी चेक कर रहे हैं, मैंने अपने मैकेनिक को बुलाया कि यार गाड़ी वगैरह चेक करो, वो चेक कर रहा है। उसके वालिद साहब आ गए, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि सर आपकी गाड़ी मुझे पसंद है और जो आपने कीमत रखी है वो बड़ी मुनासिब है, क्या हम इन पैसों में गाड़ी की डील डन कर सकते हैं? और साथ ही मैंने उनको ये भी बताया कि सर आपकी चीज बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं भी देते हैं, ठीक है, मतलब आप मेरी डील नहीं भी बनती है तो अल्लाह ताला आपकी ये चीज सलामत रखे, आपको मुबारक हो। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा मिस हैप ये हुआ, अदरवाइज जो प्राइस आपने लगाई वो ठीक लगाई और इसी प्राइस में मैंने, मेरे ज़हन में यही था कि इस तरह के मॉडल की गाड़ी इस तरह की कंडीशन में मुझे इतने ही पैसों में मिलेगी और मेरे माइंड यही था। लेकिन सिंस चूंकि मेरे साथ थोड़ा सा फ्लो ऑफ मनी मेरा डिस्टर्ब हुआ तो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा बजट रिस्ट्रेन करना पड़ा, अपना देखना पड़ा। हम मर्द हजरात जो होते हैं ना, खैर अभी मैं पहले हाफ में शो के पहले हाफ में बात कर रहा था कि कभी ना हम लोगों को जरा हमारी सख्ती, हमारे रोब से हट के देखो। खुदाई कसम हम औरतों से ज्यादा नर्म होता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें, अल्लाह की कसम, हमारे दिल औरतों से ज्यादा नर्म होता है। हम अपनी ख्वाहिशात मारते जाते हैं, बड़े होते हैं ना वालदैन के लिए मारना शुरू कर देते हैं ख्वाहिशात, फिर बहन भाई हो उनके लिए, वालदैन, फिर बच्चे, बीवी हो जाती, मार ख्वाहिशात को खत्म करना शुरू आहिस्ता आहिस्ता। हम कह रहे खैर है यार, खैर है यार, खैर है बार कैफ। तो मैंने उसको कहा सर ये मेरे से मिसहैप हो गया और अगर आप चाहें तो मैं आपको FIR दिखा सकता हूँ। इतनी देर में मैंने, चूंकि FIR ऑनलाइन थी, मैंने मोबाइल पे खोलनी शुरू की। मैंने कहा सर मैं आपको FIR, उसने, आप यकीन करें उन अंकल ने, अल्लाह उनको जिंदगी अता करे, अल्लाह, मैं यकीन करें कि मैं उनकी रोज दुआ करता हूँ उनके लिए। अंकल ने मेरा यूं हाथ पकड़ लिया, अंकल कहते बेटा, अपने बच्चे को आवाज दी, उन्होंने कहा बच्चे बात सुनो। मैंने कहा, वो आया, जी अबू। उन्होंने कहा गाड़ी की चाबी लाओ। वो गाड़ी की चाबी लाया, अंकल ने गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में रखी, कहा ये लो बेटा गाड़ी तुम्हारी और जो पैसे आप बता रहे थे मुझे दे दो। आप यकीन करें जुमला कहना था तो उसका बच्चा जैसे उसको करंट नहीं लगा, तो अबू जी आप क्या कर, मतलब यकीन करो, एक बड़े, हालांकि वो बड़े अदब से बात कर रहा था, अबू जी कैसे हैं, अबू जी आए ना, अबू जी, मतलब वो लग रहा था कि अपने वालिद का बड़ा ताबेदार है। लेकिन जैसे ही अंकल ने जुमला कहना कि लो बेटा गाड़ी तुम्हारी और जो पैसे आप कह रहे हो वो दे दो, और अबू जी आप क्या करें, कमाल हो गया, अबू जी क्या हो गया, 2 मिनट रुको, अबू जी, अबू। उसने कहा यकीन करें, मैं सामने कहा बच्चे बस। उसने अपने बच्चे को यकीन करें इशारा करके, चुप बच्चे बस। वो बच्चा खामोश हो गया। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा इंसान है ना, मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार ये ना हो मैंने जज्बाती होके बात कर दी है, कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू हो या प्रोसेस हो। खैर मैंने कहा अंकल इसके डॉक्यूमेंट्स आ गए, अल्लाह ताला जिंदगी दे, अभी भी वो तैनात हैं, बल्कि मैंने उनको यहाँ पर FM 101 पे ही उनको मैंने इंटरव्यू भी किया। बिलाल आजम साहब डायरेक्टर एक्साइज हैं अभी भी। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा सर मैंने अभी गाड़ी खरीदी है तो मैं उसको अपने नाम पे करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आ जाओ, अभी आ जाओ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। लगे 4:30 बज रहे थे शाम के उस टाइम पर। ठीक है, मैं वहां पर पहुंचा, उन्होंने बहुत ही मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ उन्होंने सारा जो प्रोसेस, लीगली जो प्रोसेस होता है वो सारा उन्होंने कंप्लीट करवाया। 4:30 मैंने अगर गाड़ी, मतलब 4:30 बजे अगर मैंने गाड़ी खरीदी तो 6 बजे वो गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो चुकी थी और ट्रांसफर लेटर मेरे हाथ में मौजूद था। और मैं उन पैसों में
जिन पैसों में अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी दूसरी गाड़ी के पैसे भी ऐड करूं ना, तब भी मुझे फायदा हो रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप यूं समझ लीजिए कि अगर मैं उस गाड़ी, जो मेरा नुकसान हुआ ज़ाहिरी तौर पर, अगर उसका मैं वो सारा पैसा डाल भी दूं ना कि यार ये इतने पैसे मैं उसको बेचता और इतने पैसे आते, तो तब भी मुझे लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख ऊपर ही आ रहा था, उससे नीचे नहीं जा रहा था। खैर, मैंने गाड़ी ली, मैं वापस आया। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। मेरी आदत है कि मैं महीने के एंड पे अपने अकाउंट्स को सेटल करता हूँ। सेटल करने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज करे। कुछ जगहों पर मैंने पेमेंट्स भिजवानी होती हैं, कुछ लोग होते हैं वो इंतजार में होते हैं। आप यकीन करें कि आज बल्कि हम एक जगह डिस्कस भी कर रहे थे ना, खुशी क्या है यार, तुम लोग कभी ना किसी को खाना खिला के देखना। और इसलिए ऐसे नहीं कि मतलब तुम खिलाओ और फिर देखो कि हाँ स्वाब हो रहा है, ये चीज नहीं। बस वैसे तुम रात चलते जा रहे हो ना, अचानक किसी को देखना है कि वो ऐसे बैठा है कि उसको भूख लगी है, चुप करके किसी होटल में जाना, रोटियां पैक करना, सालन पैक करना और उसको पकड़ा के आगे, कुछ ना कहना उसको कि तुम कौन हो, कौन नहीं हो, क्या हो, क्या, तो चुप करके उसको शॉपर पकड़ाना और आगे निकल जाना। कभी करके देखना, तुम कभी करके देखना। जैसा मैंने कहा कि चूंकि वो मुझे अपने अकाउंट सेटल करने होते हैं कि जो पेमेंट्स मैंने जहां जहां देनी है वो चली गई हैं, जो बिल्स पे करने हैं वो हो गए हैं, बाकी मामलात हो गए हैं। फिर उसके बाद मैं अपना एक अकाउंट सेटल करके वो एक क्लोजिंग बैलेंस देखता हूँ कि हाँ भाई इतने पैसे इस महीने आए थे, इतने लगे हैं, तो क्या अभी प्रॉपर हो गया। अब अगली बात जो मैं आपसे करूंगा शायद ना आप समझ पाए, उसकी वजह यह है कि मैं अभी तक जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं बात अभी तक मेरे भी समझ में नहीं आई कि कैसे हुआ है। मैंने जब अपने अकाउंट्स को क्लोज किया तो मुझे 10 रुपए का भी नुकसान अपने अकाउंट पे शो नहीं हो रहा था। यानी कि मुझे खबर भी नहीं हुई, मुझे ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि मेरा कोई नुकसान हुआ भी था कि नहीं हुआ था। मुझे मतलब एक होता है ना कि आप अकाउंट देखते हैं तो आपको पता चलता है हाँ यार अच्छा खासा झटका लगा है। मतलब जब मैंने अपना वो अकाउंट क्लोजिंग किया, उस मंथ को एंड करके क्लोज किया, तो मुझे नहीं पता था कि कोई नुकसान हुआ भी है कि नहीं हुआ। वो उतनी ही अमाउंट थी जितना मेरे जहन में आ रही थी कि हाँ यार इतने पैसे यहाँ से आएंगे, इतने मैंने यहाँ देने, इतने करने, एंड पे आके इतने बचेंगे, तो उससे कोई 5-10 हज़ार रुपए ऊपर ही बच रहे थे। मैंने उसके नाम पे मांगी थी रोशनी, मैंने उसके नाम पे मांगी थी रोशनी। फिर उसके बाद हर चिराग ने खुद राब्ता किया मुझसे।